लेकिन हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर का नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सिक केयर है। क्या आप एक भी अस्पताल ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ आप डायरेक्टली जाएंगे और आपका इलाज हो जाएगा? क्या अगर आप यहाँ JNU में हैं तो यहाँ पे आपको इतना मैक्सिमम पता होगा कि भाई एक हमारा हेल्थ सेंटर है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप सोचते हैं कि हम एम्स चले जाते हैं। एम्स की इमरजेंसी में क्या होता है वो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं, किसी से कुछ छुपा हुआ है नहीं कि वहाँ कितनी बुरी हालत है पूरी की पूरी सुविधाओं की। उसके बाद अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, जहाँ तो प्राइवेट में जाके कोई इलाज करा लो, अपना खरीदना ही पड़ता है स्वास्थ्य। अल्टीमेटली प्राइवेट में जाके अपना इलाज कराते हैं, नहीं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा, जैसे अगर आप यहाँ पे हैं, आपके परिवार वाले कहीं गांव में हैं, तो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी बीमारी से उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम में से हमने कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि स्वास्थ्य सुविधाओं की डिमांड करें या हेल्थ केयर को एज अ सर्विस हम डिमांड करें। आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है या हेल्थ केयर स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह के बिल्कुल भी मतलब किसी गलत फहमी में नहीं रहना है। इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया था। जब देश की शुरुआत हुई थी तो बोर कमेटी एक कमेटी है जिन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम आशा वर्कर से शुरू होता है। आशा वर्कर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, जो 1000 लोगों की पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होना चाहिए। मतलब हमारा हेल्थ सिस्टम आशा वर्कर से 1000 लोगों की पॉपुलेशन से शुरू होता है। फिर उसके बाद सब सेंटर्स आते हैं जो 5000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। फिर हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं जो 30,000 की पॉपुलेशन पे है। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जो 1 लाख की पॉपुलेशन पे है। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, और फिर वो जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ रिसर्च एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स बेसिकली टर्शरी केयर और रिसर्च एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। इसका काम छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करना नहीं है, वो ग्राउंड लेवल पे ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज हमारे देश में अगर हम देखें तो सिर्फ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल का जितना स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इंटेंशनली डैमेज किया गया है। इंटेंशनली डैमेज किया गया है। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिक केयर करना है। सिक केयर का मतलब कोई बीमार पड़ेगा तो उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे जुगाड़ टाइप का कर दिया जाएगा, लेकिन हेल्थ को कभी प्रायोरिटी बनाया ही नहीं गया। जबकि हेल्थ क्या है? WHO कहता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग है, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। WHO आपको हेल्दी नहीं मानता। आप हेल्दी तभी हो जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड नाउ एडेड स्पिरिचुअली, इन चारों तरीके से जब आप अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हो, फ्री ऑफ एवरीथिंग, तो ही आप हेल्दी हो। लेकिन हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर का नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सिक केयर है। सिक केयर कैसे? जैसे अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने एक तरीका निकाला था, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम एक इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है। इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल पूरी दुनिया में बहुत बुरे तरह से पिटे हैं। ऐसी कोई दुनिया में एक एग्जाम्पल आप नहीं दिखा सकते जहाँ पे इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल हेल्थ केयर का चला हो और वहाँ का हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो। इवन USA में इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली आंखें बंद करके अंधाधुंध अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। और उसी फॉलो में एक तरीका ये भी है इंश्योरेंस बेस का। उनका अभी एक डाटा आया है। इंडिया में तो डाटा मिलता नहीं है, आप लोगों को पता ही है। डाटा सिर्फ मुग़ल राज का डाटा मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रेजेंट का डाटा नहीं मिलेगा, जहां आपको जवाहरलाल नेहरू जी का डाटा मिल जाएगा। आज के जो बड़े प्रधानमंत्री साहब हैं उनका नहीं मिलेगा। तो लेकिन फिर भी US में एक डाटा आया जो ये बता रहा है कि इंश्योरेंस बेस्ड जो स्कीम होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं एम्प्लॉयर पे, मतलब जो आपको नौकरी दे रहा है। और जैसे जैसे जॉबलेसनेस होती है, मतलब नौकरियां जा रही हैं, तो आपका इंश्योरेंस भी छिनता जाता है। और जब आपका इंश्योरेंस छिनता जा रहा है तो उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, क्योंकि वो हेल्थ केयर एक्सेस को नहीं पा रहे। आयुष्मान भारत स्कीम भी ऐसी ही एक स्कीम है। इन्होंने कह दिया जी कि अगर आप सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आप पुअर हैं तो आपको आयुष्मान भारत के तहत आपके परिवार को 5 लाख रुपए आपके परिवार को मिलेंगे। लेकिन वो कितने लोगों को मिल रहे हैं
ये हम सब लोग जानते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम का क्या हो रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अप्लाई हो रही है, जहां ऑलरेडी फ्री होना चाहिए इलाज, वहां वो आयुष्मान का कार्ड लेके आपका इलाज करते हैं, जहां पे ऑलरेडी फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से करके एक स्कीम बना दी गई है। इसी तरह का एक केस भी हुआ था, और अच्छे से आप आयुष्मान भारत को समझोगे। यूएस की एक कार मेकर है, बहुत नोन कार मेकर्स हैं यूएस के, उन्होंने एक तरीका निकाला था कि अगर उनकी कार का एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट के बाद अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो कार मेकर्स उनको 10 लाख रुपए देंगे। बहुत फेमस हुआ कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनकी कार का एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ होती है तो 10 लाख देंगे। लेकिन बाद में ये निकल के आया कि उन्होंने एक सेफ्टी फीचर्स हैं कार में, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कम कर दिया। उसके बजाय उन्होंने ये दे दिया कि अगर डेथ होती है किसी की तो 10 लाख देंगे। तो इस पे पूरे यूएस में बहुत हल्ला हुआ, उन कार कंपनी के ऊपर बहुत चार्जेस लगे कि आपने लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करके सेफ्टी फीचर्स को कम कर दिया, और सिर्फ अगर डेथ हो गई तो उसके ऊपर आपने पैसे ऐलान कर दिए हैं, जिसकी वजह से उस कार कंपनी को हर्जाना भी भरना पड़ा था और बाद में सेफ्टी फीचर्स भी लाने पड़े थे। वही हाल आयुष्मान भारत का है। सरकार आपको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देगी, आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं बनाएगी, आपको कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं कराएगी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं कराएगी, पीएससीज को स्ट्रेंथन नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जब आप लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पूरे परिवार में, वो भी अगर आप गरीब माने जाते हैं एक सेंसस के तहत, तो आपके परिवार को 5 लाख रुपए देगी। और वो 5 लाख भी कहाँ, मोस्टली सरकारी अस्पतालों में, जहाँ पे आपका फ्री में ही इलाज होना चाहिए था। तो ये सेम तरीके से, इसी तरीके से सरकार भी काम कर रही है हमारी। अब इसमें एक और जो प्रॉब्लम आती है, वो भी अगर मैं यूएस से ही आपको डाटा कंपेयर करके दिखाऊं, तो यूएस में अभी जो डाटा रिसेंट अभी एक डाटा आया, उसमें ये दिखाया गया कि वहाँ की जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो वहाँ की 13% के आसपास पॉपुलेशन है। लेकिन कोविड के टाइम पे वहाँ पे 20% के आसपास ब्लैक पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई, 20% के आसपास। और ज़्यादातर लोग गाँव या काउंटीज़ जिसको कहते हैं उसमें डेथ हुई। 60% के आसपास लोगों की काउंटीज़ में या गाँव एरिया में डेथ हुई। इंडिया में इस तरह का डाटा कभी हमें मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ भी जो पुअर है, जो गांव के लोग हैं, उन्हीं की डेथ्स ज़्यादा हुई होंगी। इसीलिए हमें लाशें तैरती हुई नज़र आ रही हैं। हमें गांव में कितने सारे लोग हैं, शमशान में सब जगह पे लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लाइनें हमने खुद देखी हैं कोविड के टाइम पे, लोगों की लाशों की लाइनें लगी हुई। लेकिन उसके बावजूद सरकार डाटा नहीं देगी, लेकिन फिर भी ये साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम पुअरली कोलैप्स हो चुका था कोविड टाइम पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोविड, जो इंडिया में जब कोविड आया और कोविड ने जिस तरह से हमारे पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, उसे दिखाया कि कितनी बुरी हालत है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की, तो उस टाइम पे हम में से किसी ने भी, जो लोग हैं उनमें से किसी में से भी आपने कहीं से भी ये नहीं देखा कि कोई आवाज़ आए कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, हमें हेल्थ केयर एक राइट होना चाहिए, हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट की तरह आना चाहिए। मतलब मेरा यही मानना है कि अगर इससे बुरा हेल्थ केयर क्राइसिस मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कभी आएगा भी तो मतलब किसी बायो टेररिज्म के फॉर्म में तो शायद आ जाए, पता नहीं। लेकिन वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि इतना बुरा, इतना हेल्थ क्राइसिस जिसमें कि लाशें नदियों में तैर रही हैं, लोग सड़कों पे तड़प तड़प के मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, आर्मी में कर्नल या फिर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, वो फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कहीं से एक बेड का अरेंजमेंट कर दो, हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी जान जा सकती है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी अगर आज भी हमने हेल्थ केयर की डिमांड नहीं की, आज भी अगर हमने ये नहीं सोचा कि हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए, सर्विस की तरह मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, ना कि ये कमोडिटी की तरह हमें ख़रीदनी चाहिए, तो फिर उसके अलावा फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बुरी सिचुएशन हेल्थ केयर में कभी आगे आएगी जब हम हेल्थ केयर की डिमांड करेंगे। और मेरे हिसाब से हम सब लोगों को मिलके हेल्थ केयर को एज अ फंडामेंटल राइट की तरह डिमांड करना चाहिए। हम लोगों को हेल्थ केयर, अब हमारा मेन मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाएं ही होना चाहिए और उसकी ही डिमांड के लिए हमें इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए। उस चीज़ में हम लोग जितना कर सकते हैं, मतलब हमने बहुत सारे हम हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं फ्री में, हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। मैं और डॉक्टर कफील को
अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो हम बहुत सारे हेल्थ कैंप्स, 1000 से ज़्यादा हेल्थ कैंप्स हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। किसानों के लिए भी हमने पूरा 1 साल तक वहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया, तीनों बॉर्डर्स पे। गाज़ीपुर बॉर्डर्स पे तो हमने परमानेंट अपना हॉस्पिटल भी बना के रखा। उसके अलावा भी हम सब जगह पे जाके हेल्थ कैंप्स करते हैं और वहाँ लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप स्वास्थ्य सुविधाओं को मांगें। जब तक आप मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान पे वोट करते रहेंगे तब तक आपके परिवार वाले ऐसे ही किसी एक वायरस से या इसी तरह से मरते रहेंगे। अगर आप उनको बचाना चाहते हो तो उसके लिए एटलीस्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की डिमांड करना शुरू कीजिए। तो हम लोग जो एक कोशिश कर रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग भी हमारे साथ मिलके उसमें हमारा साथ दें। हेल्थ फॉर ऑल एक ऐसी डिमांड है जिसको इकट्ठे मिलके उठाया जाए, हर यूनिवर्सिटी से उठाया जाए तो वो डेफिनेटली पूरी हो सकती है। धन्यवाद। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.